लेता हूँ और ये आपका लाइव ऑन फेसबुक। Mishra, and I'm technical Senegal technically Ganj Lucknow, and I hope in this lockdown you all are safe at your home. तो घर पे हैं हम लोग, तो काफी टाइम से लॉकडाउन भी चल रहा है, तो एक चीज ये होगी कि वर्क का भी लोड होगा थोड़ा सा हम लोग के ऊपर, और काम करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक डेस्कटॉप या एक लैपटॉप हो जिसके थ्रू हम आसानी से काम कर पाए। क्योंकि ऑफिस जाने में था कि हमारे पास ऑफिस में एसेट्स अवेलेबल है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, वहाँ पे या हम इजिली वहाँ पे अपना काम कर सकते थे। बट अगर हम बात करें वर्क फ्रॉम होम की, तो अभी क्या होता है, हमें घर से ही काम करना है, तो घर पे भी काम करने के लिए हमारे पास डेस्कटॉप होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, जैसा भी हमें काम है अकॉर्डिंग। तो हम किस तरीके से सारी चीजें कर सकते हैं वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। ओके, तो तो अभी अगर हम बात करते हैं कि हमें घर पे अगर काम करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, तो हमारे लिए कौन सी चीज बेस्ट है, डेस्कटॉप बेस्ट है या लैपटॉप बेस्ट है? तो आपके क्या व्यूज हैं, बताएंगे आप जतिन सर, आपके क्या व्यूज हैं डेस्कटॉप या लैपटॉप को लेके? ड्यूरेबिलिटी है लाइक अगर ट्रैवल वगैरह है तो वहाँ पर आई थिंक मेरे हिसाब से तो लैपटॉप बेस्ट है। बट किसी एक फिक्स्ड पोजीशन में इन केसेस अगर हमको वर्क करना है एक ही जगह बैठ के, तो आई थिंक वहाँ पे डेस्कटॉप बेस्ट है। डिफरेंट टाइप कह सकते हैं, यहाँ पर ट्रेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लोकेशन आप चेंज करते हैं तो आई थिंक लैपटॉप इज द लोकेशन बेस्ट चॉइस। लोकेशन की बात है, बट एक चीज ये भी है ना कि सपोज मान लीजिए हमारा वर्क टाइम 8 से 9 घंटे का है, और कंटिन्यू 8 से 9 घंटे हम डेस्कटॉप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी तो इशू हमारे साथ आ सकता है ना। ऑफिस में तो वैसा एनवायरनमेंट है, हम आराम से उसमें कंफर्टेबल है काम करने में, बट घर पे कंटिन्यूसली ऐसा काम नहीं हो पाता ना, कि बीच में कुछ अपने घर के भी काम है या बाकी सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो सर, आप अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, तो आपका कैसा सीन रहता है? वेल अगर मेरे सिंह की बात करें तो मैं फिलहाल अपने अकॉर्डेंस के हिसाब से मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ कि अगर देखें तो हालांकि मेरे को ट्रैवलिंग वगैरह भी करना रह जाता है। और उसके अलावा जैसा कि है यहाँ पर लाइक लगातार हम 8 से 9 घंटे वर्क नहीं कर सकते एक ही प्लेस पे बैठे बैठे, तो ऐसे केसेस में भी लैपटॉप काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लाइक आप प्लेस अपना चेंज कर सकते हैं अपने वर्क को सेक्रीफाइस करे बगैर। हाँ, और एक्चुअली एक चीज ये भी है कि अगर हम डेस्कटॉप की बात करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज भी है ना कि पावर कट वाला इशू भी इधर आता है। जैसे बारिश का भी मौसम है, रोज ज्यादातर बारिश ही होती है, तो सीन ये भी रहता है ना कि पावर कट वाला इशू आ रहा है, तो यूपीएस है भी, तो बहुत ज्यादा देर तक यूपीएस हमारी डेस्कटॉप को पावर ऑन नहीं रख या पाता है, अप्रोक्स तो ट्वेंटी वहाँ फाइव पे इशू मिनट्स आ का। जाता है बहुत ज़्यादा। बट अगर लैपटॉप हमारा चार्ज है, तो हम उससे अच्छे से 1 घंटे 2 घंटे तक चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो पावर बैकअप के बेस पे आई थिंक अगर हम मोमेंट के साथ अपना काम स्मूथली करना चाहते हैं, तो आई थिंक लैपटॉप इज बेटर सोल्यूशन फॉर वर्क फ्रॉम होम। या मतलब अगर ऐसे कोई केसेस में तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग भी लैपटॉप इज बेटर फॉर। हाँ, तो अभी अगर आप मैंने एक चीज़ है कि अगर लैपटॉप नया परचेज करना है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो आप भी जैसे भी बता रहे थे कि आपका लैपटॉप कुछ इशू कर रहा है, तो आप एक नया लैपटॉप परचेज करने की सोच रहे थे, तो या अगर इस चीज पे हम देखें कि हमें कैसे एक नया लैपटॉप परचेज करना चाहिए, तो आपके क्या रिव्यूज होंगे इस पे, हाउ टू परचेज अ लैपटॉप पे, मतलब क्या चीजें हो सकती हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए एक लैपटॉप परचेज करते समय अपने लिए? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस सबसे ओके। मेन चीज जो यहाँ पे डिपेंड करती है वो आपका पर्पस, कि एक्चुअली में आप जो सिस्टम बाय कर रहे हैं वो किसके लिए या किस टाइप के वर्क के लिए कर रहे हैं। देन
समहाउ आपका बजट भी वहाँ पे थोड़ा सा इशू करता है, लाइक किसी का बजट नहीं होता है, हायर नहीं कॉन्फ़िगरेशन, जी देन एक्सपेंडेबिलिटी सबसे मेन चीज रहती है इन केसेस, अगर आपको अपने सिस्टम में कोई भी चीज बाद में अपग्रेड करना पड़े या अपडेट करना पड़े इस तरीके से। तो आई थिंक शायद मेरे पास ये 3 बेस्ट ओपिनियन रहेंगे किसी भी लैपटॉप को या डेस्कटॉप को परचेज करते टाइम। सबसे पहला वही आपका नीड, देन बजट, देन ओके। एक्सपेंडेबिलिटी। यूजर एक बजट एंड एक्सपेंडेबिलिटी। तो नॉर्मल अगर हम बात करते हैं, देखिए अभी तो हमारे पास अगर हम बात करें लैपटॉप की, तो आज ऐसा टाइम है ना कि स्टूडेंट से लेकर, चाहे वो हमारा ट्वेल्थ का स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हो स्टूडेंट, तो आजकल लैपटॉप या टैबलेट, ये जो गैजेट हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो गए हैं उनके काम को और उनकी चीज़ों को समझ आसानी से समझने के लिए। तो बजट, एक्सपेंडेबिलिटी और यूजर रैंक, ये 3 मेन फॉर्म फैक्टर हो सकते हैं जिनके बेस पे हमको लैपटॉप का सिलेक्शन करना चाहिए अगर हम प्रेफर कर रहे हैं नया लैपटॉप। या बिल्कुल एक चीज़ बिल्कुल। है। ओके। तो सबसे पहले अच्छा एक चीज़ यहाँ पे भी, अब इसमें तो 3 फैक्टर हमारे पास आ गए ना, यूजर रैंक, बजट एंड एक्सपेंडेबिलिटी। सबसे पहले हमको कौन सी चीज़ कंसीडर करनी चाहिए इसमें? लाइक सबसे पहले देखना चाहिए यूजर नीड, कि एक्चुअली में जी यूजर को नीड क्या है। फॉर जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टार्टर या बिगनियर है तो उसके अकॉर्डिंग नीड अलग है, कोई एक्सपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग उसका अलग फंक्शन रहेगा, कोई गेमिंग के लिए हायर ग्राफिक्स। तो इस तरीके से अलग अलग यूजर नीड्स हैं, जहाँ पर हम ओके। अगर सिंपल सा बट कहें तो थोड़ा मे सा बी 4 और 5 आपको कैटेगरीज खामखा डिवाइड कर सकते हैं। एक चीज जैसे कि जब मैंने अक्सर देखा है कि लैपटॉप को परचेज करने जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ये चीज रहता है कि मुझे 30,000 तक लैपटॉप लेना है या मुझे 40,000 तक लैपटॉप लेना है। देन अगर यूजर लिंक इतना इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा क्यों होता है कि हम बजट पे पहले मूव करते हैं? एक्चुअली बजट में अगर देखें इन केसेस, अगर किसी भी बायर का इतना बजट नहीं है तो वो अपने अकॉर्डेंस में बजट को फिर फर्स्ट प्रायोरिटी दे करके अपने नीड को सेक्रीफाइस करता है ना। इन ओके। केसेस अगर बजट उसका इतना फुलफिल नहीं है तो वो अपने यूजर नीड को वहां पर सेक्रीफाइस करेगा, लाइक वो तब वो चीजें देखेगा कि उसमें उसका काम हो सके। ओके, आई थिंक सर, बट मुझे जहाँ तक लगता है एक चीज ये भी है कि कई बार जो यूजर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, वो इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो किसी भी लैपटॉप की या किसी प्रोडक्ट की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिए होते हैं, वो उनको आसानी से नहीं समझ पाते हैं और उनको लगता है कि मेरा बजट जो है बहुत ज्यादा हाई जा रहा है और जो कॉन्फ़िगरेशन है हमको वो कम मिल रहा है। तो इस वजह से भी कभी कभी आई थिंक वो थोड़ा सा बजट को पहले कंसीडर करते हैं। इट डिपेंड्स, फिर वहाँ पर आपका टेक्निकल नॉलेज फिर बीच में आ जाता है। लाइक अगर उनको उनके कंपोनेंट्स या स्पेसिफिकेशन के जी बारे में नहीं पता तो वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। लाइक उनको फिर लगता है कि हमारा बजट ज़्यादा जा रहा है और जबकि हमारा जी। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कम है। तो वहाँ बट पर सर थोड़ा एक सा चीज ये भी है ना कि टेक्निकल अब अवेयरनेस आ जाती है। टेक्निकल अवेयरनेस वाली बात करें, तो टेक्निकल अवेयरनेस में भी एक चीज होगी कि हमको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें पता है। बट अगर ऐसे हम देखें तो फिर यही होगा कि केवल एक टेक्निकल बंदा ही लैपटॉप खरीद सकता है। तो कुछ बेसिक टेक्निकल अवेयरनेस में भी कुछ बेसिक चीजें ऐसी होंगी ना सर, जिनके बेस पे यूजर ये सारी चीजें अच्छे से पहचान सकता है कि उसका यूजर नहीं और बजट एक साथ मिल जाए। एक्सेसिबिलिटी तो खैर बात की बात है, वो जब परचेज कर रहा होगा उस टाइम में भी देखेगा कि उसमें कितना एक्सपेंडेबिलिटी है। बट अगर एक नॉन टेक्निकल पर्सन है, ठीक है, आप थोड़ा सा समझिएगा, जैसे आप हैं, हम हैं या कुछ टेक्निकल लोग हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में बेटर जानकारी होती है। बट अगर कोई एक नॉन टेक पर्सन है जो कि अपने लिए एक लैपटॉप परचेज करना चाहता है, देन कुछ तो ऐसे बेसिक फॉर्म फैक्टर्स होंगे जो वो कंसीडर करेगा लैपटॉप क्या लेने मतलब में, अगर एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है तो वहाँ पे उसके लिए मे बी 3 और 4 पॉइंट्स प्रेफर रहेंगे नीड के अकॉर्डिंग। लाइक वहाँ पे सीपीयू, मेमोरी, ग्राफिक्स, इस तरीके से आपको 3 और 4 बेसिक पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि एक नॉन टेक्निकल भी इजीली समझ सकता है उसको। ओके। देन अगर कुछ इस तरीके से देखो, तो मैंने अक्सर देखा है ऑनलाइन साइट्स पे भी, या जब हम परचेज करने जाते हैं लोकल मार्केट में भी, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिए रहते हैं। और कई सारे जो यूजर्स होते हैं जिनको इतना ज़्यादा इस स्पेसिफिकेशंस के बारे में नॉलेज नहीं है, वो कई सारे लैपटॉप में इसको देखते हैं, कंपेयर करते हैं, देन उसके बाद भी क्या होता है कि वो अच्छे प्राइस दे के भी कम कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम ले आते हैं। तो ऐसा रीज़न क्यों रहता है? जबकि वो कंपेयर करते हैं, देन क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है यहाँ पे सर? एक्चुअली में अगर देखें कंपैरिजन बेसिस पे तो कंपेयर क्या करते हैं, बाकी कंपेयर अगर कंपैरिजन पे देखें तो लाइक ब्रांड सबसे पहले कंपेयर करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में कुछ लोगों को ये भी रहता है कि ब्रांड,
लाइक कुछ का हाँ ये चीज स्टार्टिंग तो है। पॉइंट यही रहता है कि नहीं उनको हाँ डेल कि मुझे चाहिए डेल तो का डेल चाहिए ही या एचपी चाहिए, है चाहिए। ना। तो वहाँ पर क्या है कि हर एक कंपनी सेम कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिफरेंट प्राइस होता है। लाइक हालांकि अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले ही, हालांकि जैसा कि मेरे को नया लैपटॉप परचेज करना था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि दो डिफरेंट ब्रांड्स, जबकि कॉन्फ़िगरेशन सेम है, प्राइस ब्रांड की वजह से भी थोड़ा वेरी कर जाता है। तो वहाँ पर एक ब्रांड भी रहता है प्राइस वेरी करने के लिए। हाँ तो आपके इस चीज पे मेरे को एक छोटी सी चीज याद आ गई। अभी मैं रिसेंटली जब अपने लिए लैपटॉप लेने गया था, तो एक कस्टमर वहाँ पे थे। तो जैसे ही शॉप में एंटर हुए, उनका पहला वर्ड यही था कि मुझे सिर्फ एचपी का लैपटॉप चाहिए। जबकि उस शॉप में एचपी से अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के, डेल के, एसर के बाकी सारे लैपटॉप अवेलेबल थे कम प्राइस पे भी। बट उनका फर्स्ट एंड लास्ट यही मोटिव था कि मुझे लैपटॉप लेना है तो एचपी का ही लेना है। तो इस तरीके से भी चीजें हो जाती हैं कि कस्टमर पहले से ही अपना माइंड मैप करके आता या है बिल्कुल, वो तो माइंड सेटअप मुझे ये एक्चुअली लेना है। में माइंड सेटअप इसलिए है ना, ब्रांड पहले वो यूज कर चुका होगा या उसने कहीं पे देखा होगा जहाँ पर कि वो प्रॉपरली चल रहा है, स्मूथनेस है, तो उसकी वजह से भी लोगों में एक ब्रांड फिर आ जाता है कि नहीं अब हमको यही चाहिए, तो यही। अच्छा, तो जैसे मैंने अभी एक टॉपिक बोला था कि नॉन टेक पर्सन है, तो मेरे हिसाब से तो ये हो सकता है कि अगर कोई एक नॉन टेक्निकल पर्सन है, तो उसको जो चीजें कंफिगर करनी चाहिए, तो सिंपल सा जो प्रोसेसर है, ठीक है, क्योंकि अब वो इतना ज्यादा प्रोसेसर या इनके सबके डिटेल में नहीं जा सकता। तो उसको बेसिक से पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेसर किस तरह के काम के लिए बेस्ट है, देन रैम कितना होना चाहिए या हार्ड ड्राइव हमारा कितना है, स्टोरेज उसको कितना रखना है अपने सिस्टम में। आई थिंक यही सारे जो 4-5 फॉर्म फैक्टर हैं वो उसे कंसीडर करने चाहिए। या एक नॉन टेक तो पर्सन को ये 3 to 4 पॉइंट्स बिल्कुल रखने चाहिए। क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनके डीप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में नहीं जा सकता। सपोज हम उससे बोल दे कि आपके इतने स्पीड का प्रोसेसर है, देन उसको इस चीज से मतलब नहीं है कि प्रोसेसर की स्पीड गीगाहर्ट्ज में क्या है। वो इस पे कंसीडर करता है कि मेरा प्रोसेसर डुअल कोर है, कोर को गो है, आई3 है, आई5 है, आई7 है, आई9 है। तो वो इन चीजों को सिर्फ देखता है कि आई9 है तो बेस्ट है, आई5 है तो अभी थोड़ा सा कम है इससे। तो इस तरीके से वो चीजें कंसीडर करता है मेरे हिसाब से। तो देन या रैम। मतलब काफी लोग ये भी देखते हैं, लाइक जो नॉन टेक रहते हैं जिनको नहीं पता है, वो कभी कभी ये भी देखते हैं कि लाइक हायर स्पेसिफिकेशन अभी हाल ही में कौन सा लॉन्च हुआ है, बट तो कभी कभी लोग उसके पीछे भी रहते हैं, लाइक न्यू थिंग्स न्यू जो थिंग। भी नया लॉन्च हुआ अभी। बट यहाँ पे भी एक चीज हो जाती है ना कि हम जब भी कुछ परचेज कर रहे होते हैं, खास करके हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, तो एक चीज हम रखते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारा वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। बट या लेटेस्ट के बिल्कुल। चक्कर में क्या होता है, वो वैल्यू फॉर मनी नहीं हो पाता है फिर, क्योंकि जो काम हमारा कम इन्वेस्टमेंट में हो जाना है, उसके लिए हमको बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे शॉपकीपर जो है, जो दुकानदार है, उसके पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छा हो जाता है कि उसका महंगा प्रोडक्ट निकल गया। बट यूजर जो है, उसके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि वो ज्यादा एक्सपेंस कर देता है। एंड जब बाद में उसको पता चलता है कि नहीं मेरा तो काम इससे कम में भी हो सकता था, देन वो कहीं ना कहीं सोचता है कि मैंने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या इन या चीजों को हम कुछ इस तरीके से अपने इस सेशन के थ्रू अवेयर कर सकते हैं लोगों को कि वो किस तरीके से इन सारी चीजों से बच जाए। या बिल्कुल, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिसाइड टू क्लासिफाइड बेसिस ऑन दिस वर्क, लाइक उनका जो भी वर्क रहेगा उसके बेसिस पे ओके हम लैपटॉप कैटेगरीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक बिगिनियर के लिए अलग, स्टूडेंट के लिए अलग। तो जी। वहाँ पे क्या है, अल्टीमेटली उनका खुद का यूजर नीड वहाँ पर कह सकते हो क्लासिफाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको किसी भी नॉन टेक्निकल पर्सन को ये फाइंड आउट करने में काफ़ी हेल्प हो सकती है, लाइक उनको कौन सा सिस्टम लेना चाहिए या फिर किस स्पेसिफिकेशन का सिस्टम होना चाहिए। लाइक वहाँ पे अभी अगर वो ब्रांड के पीछे रहेंगे तो वहाँ पर कह सकते हो काफ़ी उनका जो वैल्यू रहेगी, जो मनी वैल्यू रहेगी, वो थोड़ा सा रेस कर सकती है। बाकी जो जनरल स्पेसिफिकेशन है वो मे बी सभी में सेम रहती है। अब अगर लैपटॉप की बात है तो थोड़ा यहाँ पे कनेक्टिविटी की भी बात हम कर ले। कई बार ऐसा होता है कि हम लैपटॉप में कंसीडर कर नहीं पाते हैं कि हमें कैसा कनेक्टिविटी लैपटॉप में चाहिए। सपोज हम बाहर से अगर कोई डिवाइस अटैच करना चाहते हैं अपने लैपटॉप में, या हम एक्सटर्नल कोई मीडिया कनेक्ट कर रहे हैं, देन किस तरीके के पोर्ट हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए लैपटॉप में, या क्या चीजें। तो क्या प्राइस पे और लैपटॉप के स्पेसिफिक मॉडल पे ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं कि हमारा पोर्ट कैसा है या हमारे लैपटॉप का साइज कैसा है। या बिल्कुल बिल्कुल, लाइक पोर्ट्स की वजह से भी वहाँ पर प्राइस वेरी करता है, हालांकि इतना प्राइस नहीं होता है, बट
अगर वेरी करने के लिए देखें तो लाइक हाँ बिल्कुल प्राइस वेरी करता है, क्योंकि लाइक पोर्ट्स की भी बात करें तो पोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी स्पीड्स पे कुछ फर्क होता है ना। हमारे जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है उस पर भी कुछ फर्क पड़ते हैं, तो उसकी वजह से प्राइस वहाँ पे भी आपका वेरी करता है। देन अगर एक्सेसरीज की बात करें तो आजकल जैसा कि मेरा अपना एक रिव्यू रहा है लैपटॉप के बारे में, तो अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल जो डीवीडी राइटर्स होते हैं वो ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, और जो लैपटॉप में इंटरनल हमारे पास ऑप्टिकल ड्राइव लगे होते थे वो अभी रिमूव किए जा रहे हैं, जबकि पहले ऐसा सीन रहता था लैपटॉप में कुछ टाइम पहले कि उनमें अगर ऑप्टिकल ड्राइव है तो वो लैपटॉप बेस्ट माने जाते थे। तो अचानक से ये जो चेंज है इसका क्या रीजन है? एक्चुअली चेंज देखें तो इसके पीछे भी टेक्नोलॉजी है, न्यूअर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जहाँ पर कि डीवीडी हटाकर आपके यूएसबी स्टोरेज या यूएसबी मास स्टोरेज को ज़्यादातर बढ़ावा दिया जा रहा है ना। जहाँ पर हम लोग पहले ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव को यूज़ करते थे या सीडी डीवीडी, जैसा कि अभी आप देखें मार्केट में आपको सीडी डीवीडी भी परचेज जब करने जाएंगे तो काफ़ी मुश्किल से आपको मार्केट में देखने को मिलती है यस, ना। बट तो वहाँ एक पर भी एक चीज टेक्नोलॉजी रीजन होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी रीजन है, आप सही है, बट मैंने जहाँ तक कि देखा है तो अगर कहीं पे डेस्कटॉप की मैन्युफैक्चरिंग हो गई है नए सिस्टम्स की या लैपटॉप की, तो वहाँ पे एक चीज होता है कि अगर वो सिस्टम हमारे डिफेंस या ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, देन उनमें इंस्टॉलेशन के टाइम चाहे हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना हो चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना हो, यूएसबी ड्राइव या जो हमारे मास स्टोरेज मीडिया है वो लगाना मना होता है। तो उस या केस में हम सीडी या डीवीडी यूज करते हैं, बट अगर ये एकदम एक तरह से बाइकआउट ही हो जाएगा देन हम वो चीज़ें कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ पे तो कंसर्न आ जाता है ना कि इम्पोर्टेंट भी है और रिमूव भी किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ जाता है ना। नहीं नहीं, इट डिपेंड्स, अगेन इट डिपेंड्स यूजर नीड, लाइक अगर वो कोई सिक्योरिटी कंसर्न से बाय हो रहा है ना, कोई भी सिक्योरिटी कंपनी या समथिंग, जो भी यूजर है वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर के ज़्यादा पॉजिटिव है, तो वहाँ पर वो यूएसबी नहीं यूज़ करते अधिकतर। एक्चुअली में यूएसबी वो नहीं यूज़ करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लाइक वहाँ पर जो भी वायरस वगैरह है, जो भी मालवेयर अटैक होता है, वो लाइक डीवीडी पे इतना जल्दी राइट नहीं कर सकते, बट यूएसबी मास स्टोरेज में इजिली राइट हो जाता है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न में हम लोग ओडीडी को अभी भी यूज़ करते हैं। ओके, यानी वहाँ पे जो हमारे एक्सटर्नल ओबीडीज हैं वो यूज होते हैं क्योंकि वहाँ से ये वायरस और बाकी चीज़ों की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो थोड़ा सा कम हो जाती है। या ओके, तो अगर ओवरऑल डिस्कशन की हम अभी बात करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास 5 फॉर्म फैक्टर ऐसे निकल के आ गए हैं जिनके बेस पे एक नॉन टेक यूजर भी बहुत आसान तरीके से चीज़ें समझ के एक अच्छा लैपटॉप परचेज कर सकता है, जिसमें हमारा प्रोसेसर हो गया, आपका स्टोरेज हो गया, मेमोरी हो गई, आपका ग्राफिक्स कार्ड हो गया, क्योंकि अगर आज के टाइम में देखें तो सबको गेमिंग करनी है, कुछ प्रोडक्शन करना है या कुछ चीज़ें हैं, तो उनके लिए उनके पास जो है ग्राफिक्स कार्ड मिनिमम की ग्राफिक ज़रूरत आ होना रही है। चाहिए। मिनिमम ग्राफिक्स होना ही चाहिए। और लास्ट में जो हो सकता है तो वो हमारे पास कौन सी कनेक्टिविटी पोर्ट अवेलेबल है। तो अगर एक यूज़र इन 5 चीज़ों पे कंसीडर कर ले जाए तो एक बेटर लैपटॉप अपने लिए परचेज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो एक्चुअली मेरे पास ये थोड़ा-सा प्रोसेसर का जो सीन था अगर आप देखें, तो टेक्नोलॉजी के बेस पे तो हमारे पास इंटेल भी प्रोसेसर बना रहा है, एएमडी भी बना रहा है। अच्छा, इसमें इंटेल और एएमडी में एक चीज़ आ जाती है कि एएमडी के जितने प्रोसेसर्स हैं वो पिन बेस्ड हैं और जो या हमारे इंटेल के प्रोसेसर्स हैं ये डॉट बेस्ड हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस ये दोनों कंपनी कर देते हैं कि इनको स्ट्रक्चर ही बदलना पड़ता है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वही चेंज करना पड़ जाता है? लाइक अभी देखें तो कह सकते हैं आप यहाँ पर इनके जो बेस होते हैं, एक्चुअली में इनके जो पोर्ट्स होते हैं जिसमें आप सीपीयू कह सकते हैं फिट करते हैं या प्लेस करते हैं, वहां जी, पर जो इसका प्लेस होल्डर होता है वो पिन ग्रिड एरे में काफी मजबूती से लगता है ना। जहाँ पर लैंड ग्रिड एरे में थोड़ा सा डिस्प्लेस होने का चांस रहता है, तो इसकी वजह से भी इनका जो प्लेस होल्डर है वहां पर डिफरेंशिएट हो सकता है, लाइक पिन और लैंड। अच्छा, एक्चुअल सर हम थोड़ा-सा इतना डीप में तो नहीं जाते हैं, बट एक चीज़ ये है कि जब यूज़र प्रोसेसर की बात करता है, तो या आज के टाइम में मेरे थिंक से अगर किसी को कंप्यूटर लेना है या लैपटॉप लेना है तो वो प्रेफ़र करता है i3। तो क्या i3 के नीचे वाले जो प्रोसेसर्स हैं हमारे, सपोज़ जो कोर के डू हैं, डुअल कोर हैं, क्वाड कोर प्रोसेसर्स हैं, तो उनको अभी लेने का कोई फ़ायदा बनता है यूज़र के लिए अगर वो एक नया लैपटॉप या एक नया डेस्कटॉप परचेज़ कर रहा है? आई थिंक लैपटॉप में तो अभी i3 के नीचे प्रोसेसर पे जल्दी अवेलेबल ही नहीं होगा हमें मार्केट में न्यू लैपटॉप। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, i3 बट के नीचे लैपटॉप अगर बिल्कुल नहीं। कोई यूजर i3 फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन का लैपटॉप ले रहा है,
आई थिंक जनरेशन जो है वो उसके स्पीड और प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि कैसा या उसके कितने स्पीच कैसी पे प्रोडक्टिविटी बहुत देगा वो। इफेक्ट करती हैं आपके जनरेशन। जी। तो यूजर्स अगर एक आई थिंक सपोज करिए एक नॉर्मल स्टूडेंट यूजर है जो कि 12th क्लास में है और उसको बेसिक चीजों के लिए लैपटॉप चाहिए, ओके, देन आप कैसे सजेस्ट करोगे उसे कि उसे कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए? मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि उसे i3 प्रोसेसर का एक लैपटॉप लेना चाहिए विथ 4 GB रैम एंड 1 TB हार्ड डिस्क, क्योंकि उसका यूजर नहीं उतना ही है आई थिंक, क्योंकि उससे ज्यादा उसे ब्राउजिंग करनी है, उसे जूम पे क्लासेस अटेंड करनी है, असाइनमेंट्स बनाने हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, प्रेजेंटेशंस देने हैं, तो आई थिंक या इतने यूज के बट लिए ये बेस्ट है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग हो सकती है। लाइक अभी अगर हम लोग 12th के कंप्यूटर्स के बेसिस पे देखें तो लाइक वहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में चेंज हुआ है। इन ओके, लास्ट ईयर अगर देखें तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। मे बी वहाँ पर 4 GB रैम के जगह अभी हम लोग वहाँ पर 6 GB रैम को यूज करेंगे। बट आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कि अगर हम लैपटॉप परचेज करते हैं तो 4x16 ऐसे करके ही रैम आता है, या तब अगर फोर यूजर एट की सिक्सटी रिक्वायरमेंट 6 GB है देन वो कैसे फुलफिल हो पाएगी? देन वहाँ पे अगेन वही, जब वो यूजर नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पर ले रहा होगा एक्सपेंडेबिलिटी हो तो जाएगी। एक्सपेंडेबिलिटी हो जाएगी। ओके, यानी जब हम नया लैपटॉप परचेज करते हैं तो अगर हमको थोड़ा सा कुछ नीड है तो अपने अकॉर्डिंग भी हम अपने लैपटॉप में कस्टमाइज करवा सकते हैं। उससे या वारंटी पे इफेक्ट पड़ता है, आई थिंक वारंटी का कंसर्न लैपटॉप में बहुत रहता है। कोई भी यूजर नहीं चाहता कि उसकी वारंटी वाइड हो बहुत जल्दी लैपटॉप की, को क्योंकि वारंटी एक नॉन टेक पर्सन, अगर मैं सिंपल सा कहूँ तो बेवजह वो लोग डरते हैं कि लाइक हमारी वारंटी वॉइड होती है। लाइक अगर वो खुद से करेंगे तो वारंटी वॉइड होती है, बट इन केसेस जिस शॉप से या पर्टिकुलर सेंटर पे जा करके आप वहाँ पर चेंज करा सकते हैं, जहाँ पर कि एक्चुअली में वो वारंटी वॉइड होने का रीजन होता है वहां पर हर एक प्रोडक्ट पे लेबलिंग लगी होती है। अगर वो लेबल पे कोई भी इफेक्ट होता है, एक्चुअली में वो लेबल होता कुछ नहीं है, उस लेबल पे सिर्फ उसकी प्रोडक्ट आईडी और सीरियल नंबर लिखा रहता है। जरा सा भी अगर उस पे इफेक्ट आता है देन वो आपकी वारंटी वॉइड होती है, अदरवाइज आपका सिस्टम नॉर्मली जितने ईयर्स के वारंटी पे था वो वैसे ही रहेगा। हाँ, क्योंकि ज्यादातर यूजर्स के पास यही चीजें आती है ना कि वो वारंटी को लेके बहुत कंसर्न करते हैं कि मेरा वारंटी वर्क ना हो जाए, मेरे वारंटी में कोई इशू ना आ जाए। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो कि यूजर्स को समझना चाहिए कि आपको अगर कोई भी एक्सपेंशन करना है अपने लैपटॉप में या कोई भी चीजें हैं तो या तो आप परचेज के टाइम पे बोल दो तो वो आपका वहीं पे ऐड ऑन हो जाएगा। अदरवाइज आप उसके सर्विस सेंटर पे या जो उनके प्रेफर्ड पार्टनर्स हैं वहां पे जाके आप ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से करवा सकते हो जिससे आपकी वारंटी पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। या और अगर कोई टेक्निकल पर्सन है तो वो खुद से ही अपग्रेड कर सकता है यस, उसको। बट एक चीज और कि सर वारंटी में भी हमारे पास शायद दो ऑप्शन रहते हैं, एक ऑन साइट वारंटी होती है, एक नॉर्मल। तो ये ऑन साइट वारंटी का कॉन्सेप्ट क्या रहता है? एक्चुअली में ऑन साइट वारंटी परचेज के टाइम पे आपको डिफॉल्ट मिलती है, देन उसके ओके, बाद ऑन साइट कंपनी नहीं देती है। उसके बाद आप किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर से ऑन साइट खरीद सकते हैं। लाइक ऑन साइट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में होता क्या है कि ऑल ओवर इंटरनल पार्ट, अगर आपके पीसी प्रोडक्ट में या लैपटॉप प्रोडक्ट में किसी भी इंटरनल पार्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है तो वो उसको उस टाइम पीरियड में चेंज करेगा या रिपेयर जो भी मतलब वहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। अगर रिपेयरिंग रहेगी तो रिपेयर करेगा, अगर चेंज रहेगा तो वो पूरा ही रिप्लेस करेगा। लाइक जो नॉर्मल रहती है, नॉर्मल में एक्चुअली में कुछ ही चीज़ें आती हैं। लाइक आपका स्क्रीन नहीं आएगा उस केसेस में, बॉडी बिल्कुल नहीं आता है। वहाँ पर जो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल में सिर्फ आपका इंटरनल पार्ट ही रहेगा, बट जो ऑन इंटरनल साइड पार्ट। रहता है वो आपके ऑल ओके, ओवर सिस्टम के लिए रहता है। एंड यूजर्स के पास एक कंसर्न ये भी रहता है कि अगर फिजिकल डैमेज हो गया है सिस्टम देन वारंटी कवर करेंगे यानी, तो आई थिंक वो भी कवर नहीं हो सकता है। नहीं, अगर फिजिकल डैमेज होता है मतलब यूजर की वजह से अगर फिजिकल डैमेज हुआ है तो वो आपके वारंटी में नहीं आता। बट अगर ओके, मशीन की वजह से हुआ है, मतलब जैसे कोई कंपोनेंट लाइक वर्किंग में नहीं था बट फिर भी आपने उस सिस्टम को लगाया उसमें और वो आपका वहाँ पर प्रॉपरली वर्क नहीं करा जिसकी वजह से कुछ पार्ट डैमेज हुआ, तो आपका वहाँ पर रिकवरेबल होता है। बट एक्चुअली में अगर ओके, यूजर की वजह से वहाँ एक्चुअली पर कुछ आता है थोड़ा तो सा वो हम आपका लोग रिकवरेबल डिस्ट्रैक्ट नहीं। भी हो गए प्रोसेसर से वारंटी पे आगे, बट ये इंपॉर्टेंट चीज थी सर प्रोसेसर के बारे में। एक चीज और है कि अगर प्रोसेसर रिलेटेड कोई इशू आता है देन क्या प्रोसेसर वारंटी में कवर करेगा? नहीं, नहीं करेगा। अभी प्रोसेसर आपने आपके बोला वारंटी में कवर अगर नहीं अभी होता। आपने बोला था कि इंटरनल कंपोनेंट्स हमारे जितने भी होते हैं उनके ऊपर वारंटी रहती है, बट प्रोसेसर भी या तो इंटरनल कंपोनेंट है, देन अब उस प्रोसेसर केसेस के लिए में वारंटी
में जाएगा। या मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लाइक मैंने बोला था ऑन साइड वारंटी आपके प्रोसेसर पे भी एप्लीकेबल होगी, बट प्रोसेसर पे एप्लीकेबल आपके डेस्कटॉप पे होगा, लैपटॉप पे। एक्चुअली जी। में सिस्टम में या डेस्कटॉप और लैपटॉप की बात करें तो वहाँ पे प्रोसेसर भी दो अलग अलग टाइप के हैं। लाइक डेस्कटॉप में क्या है, आप प्रोसेसर को बाहर निकाल सकते हैं, लाइक अपने मदरबोर्ड से डिटैच कर सकते हैं, बट लैपटॉप में वो वर्किंग नहीं हो सकती है। लैपटॉप में एक्चुअली में क्या होता है, वो मोल्डेड रहता है, मतलब कह सकते हैं उसके ऊपर पिघला के फिक्स करा जाता है। तो लैपटॉप में ऐसा नहीं है कि वो आपका रिप्लेसेबल नहीं रहेगा, अगर वारंटी में है तो वहाँ पर आपके मदरबोर्ड को रिप्लेस करा जाता है। अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ तो इनडायरेक्टली आपका प्रोसेसर भी रिप्लेस होगा। ओके नाइस। देन एक क्वेरी मेरे पास आई है, AMD Ryzen 5 and Intel i5 which is the best? तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर के नीड पर डिपेंड होता है कि किस टाइप का प्रोसेसर उसके लिए बेस्ट है। या बिल्कुल, लाइक दोनों का प्राइस सेम रहता है, वर्किंग सेम रहती है, बट अधिकतर लोग फिर भी AMD के कंपैरिजन में इंटेल को बाय करते हैं। बट एक्चुअली में यहाँ पर मेरा तजुर्बा देखें, जो एक्चुअली में मैं यहाँ पर कह सकते हो मैंने काफ़ी लोगों के इस बेसिस पे सिलेक्शंस कराए, लाइक उनको इंटेल लेना है या AMD लेना है। तो मेरे इस तजुर्बे पे क्या है कि यहाँ पर भी उनकी वर्क नीड आती है। लाइक अगर उनका जो वर्किंग कैपेसिटी है, अगर उनको ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए तो वो इंटेल ले सकते हैं, बट अगर सेम प्राइस में उनको काफ़ी हायर वर्क करना है तो वहाँ पर वो AMD पे स्विच कर सकते हैं। क्योंकि AMD में क्या है, एक्चुअली में AMD अपने आप में ही एक टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। हालांकि इंटेल ने भी उसको इंट्रोड्यूस करा है, बट फिर भी अभी भी टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी AMD के मुकाबले इंटेल का थोड़ा सा वीक है। बट अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो अगर हमारा वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है या जिनको प्रैक्टिकल्स करने हैं उनके बेस पे हमारा प्रोसेसर जो है वो इंटेल का ही बेस्ट है। क्या अगर वर्चुअलाइजेशन बेसिस पर है तो आप इंटेल का ले सकते हैं, बट वहाँ पर भी AMD ने अपना एक और नया प्रोसेसर लॉन्च करा है, AMD 9। तो आप वहाँ पर भी वर्चुअलाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल इंटेल अभी भी आगे है AMD से बिकॉज ऑफ इट्स हायर स्पीड। ओके ठीक है, यानी कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम प्रोसेसर के बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो एक नॉर्मल यूजर के लिए i3, एंड अगर आपका कोई टेक्निकल यूजर है देन वो i5 या i7 या i9 पे प्रेफर कर सकता है। क्योंकि i3 या बेसिक यूजर्स के लिए, सपोज हमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का काम है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग का वर्क है, तो उस पर i3 वर्क कर सकता है। देन अगर वहाँ पे उसकी चीजें रुकती हैं देन वी हैव टू मूव ऑन i5। बट कोर टेक्निकल वर्क के लिए i5 या i7 ही प्रेफर करना चाहिए। या लाइक अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है या मल्टीटास्कर है या कोडर है तो वहाँ पर आई प्रेफर i7 और i9। अगर एक नॉर्मल पर्सन है, क्योंकि बट एक्सपेंडेबिलिटी पे एक कंसर्न बहुत ज्यादा आता है, जैसे गेमर्स अगर होते हैं, ठीक है, तो या जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, अब सपोज जैसे हम पबजी का एग्जांपल ले ले, तो आजकल पीसी से भी लोग स्ट्रीम कर रहे हैं उसे। तो उस केस में आई थिंक इंटेल से ज्यादा AMD बेस्ट रहेगा अगर हमें गेमिंग के लिए यूज करना है सिस्टम। अगेन मैं आपसे वही कहूँगा, लाइक वर्क नीड डिपेंड कराती है कि आपको क्या लेना है। अभी जैसे आप इंटेल के साथ जाना चाहें गेमिंग में तो आप इंटेल के साथ भी जा सकते हैं, अगर आप AMD के साथ जाना चाहें तो AMD के साथ भी जा सकते हैं। बिकॉज ग्राफिक्स के लिए यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट अवेलेबल होता है जिसको हम लोग ग्राफिक प्रोसेसर बोलते हैं। आप वो आपका दो ही कंपनियां डेवलप करती हैं, पहला AMD, दूसरा आपका NVIDIA। तो ज़्यादातर हालांकि स्ट्रीमर्स या गेमर्स आपके NVIDIA के प्रोसेसर को ज़्यादातर सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो उसका स्पीड होता है, जो ग्राफिक्स रेट होता है वो काफ़ी हायर रहता है कंपैरिजन देन AMD। इंटेल। ओके ओके ठीक है। तो आई थिंक ये हम बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल यूजर i3, एक जो हमारा इंटरमीडिएट या मीडियम लेवल का यूजर है उसके लिए i5 बेस्ट है, एंड अगर या कोर टेक्निकल यूजर है देन वो i5 के आगे जनरेशन पे i7 या i9 पे मूव कर सकता है। या बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आई थिंक प्रोसेसर इज नाइस। देन प्रोसेसर के बाद जो हमें सेकंड चीज कंसीडर करनी चाहिए वो है हमारे पास मेमोरी। क्योंकि यूजर अगर जब मेमोरी लेने जाता है तो वो बस रैम में यही चेक करता है कि 4 GB है, 2 GB है, 8 GB है, 16 GB है। देन किस तरीके से चीजें प्रेफर करती हैं, और अगर एक नॉन टेक पर्सन है तो वो लोगों से सुना तो रहता है कि DDR रैम है, DDR2 है, 3 है, 4 है। देन उसके बाद वो इसमें कंफ्यूज रहता है कि पता नहीं मेरे लैपटॉप में कौन सा रैम होगा, कौन सा अच्छा चलेगा। तो
इस कॉन्सेप्ट पे आप क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए इस कॉन्सेप्ट में मेरा सिंपल सा है, लाइक अगेन रैम आपके प्रोसेसर्स पे डिपेंड करेगी। लाइक आपने अगर हाँ कोई ये चीज i3 तो है। प्रोडक्ट लिया है तो वहां पर आपका हो सकता है रैम आपका DDR3 रहे। बट इन जनरल जो भी अभी अदर हैं, जितने भी न्यूअर डिवाइसेस हैं जो आपके 2020 में लॉन्च हुए हैं, प्रोग्राम। या सिंपल अगर मैं कहूँ दिस ईयर, तो यहाँ पर आपके सभी प्रोडक्ट DDR4 पर हैं, चाहे वो i3 हो, चाहे i5 हो, i7 या i9 या जो भी हो AMD रिलेटेड। वहाँ पर आपका DDR4 ही आपको इनबिल्ड अब देखने को मिलेगा, जो भी सिस्टम इस ईयर में आपके मैन्युफैक्चर करे गए हैं, है ना। और दूसरी चीज एक्चुअली में यहाँ पर रैम के जो ये वर्जन हैं लाइक DDR1 2 3 4, एक्चुअली में यहाँ पर स्पीड्स का भी फर्क काफी पड़ता है। लाइक आप सपोज करो आपके पास एक हायर प्रोसेसर है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास i7 लगा हुआ है और वहाँ पे आपका प्रोग्रामर उसको जो रैम प्रोवाइड कर रहा है वो DDR2 प्रोवाइड कर रहा है, तो आई थिंक वो वहाँ पर उसका कॉस्ट जो है वो बेकार चला जाएगा, क्योंकि प्रोसेसर हायर स्पीड में है यस, और वो आपकी उस तक जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पहुंचेगी ही स्पीड नहीं। है वो आपका कम हो जाएगा। तो वहां पर यस, एक्चुअली में अगर देखें तो रैम भी आपके इनडायरेक्टली प्रोसेसर पे डिपेंड करेगा। अगर आपका प्रोसेसर हाई है तो आपको रैम भी अपना हायर उसी रखना अकॉर्डिंग हायर रखना पड़ेगा। आई थिंक प्रोसेसर डायरेक्टली सिंक्रोनाइज डेटा फ्रॉम रैम, और अगर आपके पास रैम की कैपेसिटी कम है देन प्रोसेसर को प्रोसेसिंग करने वगैरह डेटा मिलेगा ही नहीं, और हमारा जो सिस्टम है वो बेटर परफॉर्मेंस नहीं देगा। उसके या बाद बिल्कुल बिल्कुल। यूजर का कंसर्न यह आता है कि सर मेरे पास तो हैवी प्रोसेसर है, देन फिर भी मेरा सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जाएगा। देन वहां पे डिपेंड करता है आपके रैम का क्लॉक रेट। आपके पर्टिकुलर वर्जन के भी अलग अलग स्पीड्स आते हैं, जैसे हाल ही में आपका DDR4 न्यूअर वर्जन पे चल रहा है, तो DDR4 में भी आपके 4 to 5 क्लॉक 84 रेट्स देखने को मिलते हैं, है बट ना। जैसे एक आपका नॉर्मल जो एक्सक्यूज मी बट जो एक नॉर्मल नॉन टेक यूजर है वो इतना खुलेगा बाकी सारी चीजों पे नहीं जाएगा। तो अगर एक नॉर्मल यूजर रैम के बारे में सोच रहा है अपने लैपटॉप में, तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल उसे यही देखना चाहिए कि प्रोसेसर के अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी कितनी है, देन वो कितना एक्सपेंड कर सकता है आगे अपने सिस्टम में। या बाय डिफॉल्ट हालांकि आपका 16 GB एक्सपेंडेबल रहता है, तो एक नॉर्मल यूजर जिसको ये दिक्कत आ रही है कि लाइक उसका सिस्टम स्लो चल रहा है, तो वो वहाँ पर अपने रैम को 4 GB या 8 GB एक्सपेंड करा सकता है। एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आती है, सपोज जो लैपटॉप्स हमारे होते हैं उनमें मल्टीपल रैम स्लॉट दिया रहता है कि हम उसमें रैम अपने अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। देन या यूजर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है, खासकर जब हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल पर्सन की, तो वो जब रैम परचेस करना चाह रहा होता है तो वो इसमें कंफ्यूज होता है कि हमारा जो पार्टिकुलर स्लॉट है वो कितना रैम सपोर्ट करेगा। अगर हम टेक्निकल पर्सन की बात करें तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सीरियल नंबर डाल के उसके मैनुअल से चेक कर लेते हैं, बट एक नॉन टेक पर्सन के लिए ये सब चीजें करना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है। कई बार जो हमारे लोकल स्टोर्स होते हैं वो भी सही चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं यूजर को, क्योंकि उनको अपना सेलिंग दिख रहा होता है उस टाइम। देन या उस केस में बिल्कुल। यूजर क्या करता है, इन्वेस्ट करने के बाद भी परफॉर्मेंस अपने सिस्टम से नहीं निकाल पाता है, क्योंकि मेन जो यूजर इन्वेस्ट करता है सिस्टम पे इसीलिए कि वो परफॉर्मेंस निकाल पाए, उसका काम अच्छे से हो जाए। देन उस केस में यूजर को कैसे कंसीडर करना चाहिए कि हमारे पास जो एग्जैक्ट रैम है कितनी कैपेसिटी में वो लगा सकता है और कितना सपोर्ट होगा इस क्लॉक पे। लाइक वहाँ पे डिपेंड करेगा, जैसे आप जब कोई भी नॉन टेक पर्सन जब सिस्टम बाय कर रहा होगा तो वहाँ पे एक्चुअली में जो भी लोकल स्टोर होता है या उसका खुद का ऑथराइज सेंटर रहता है, तो उनको ये पता रहता है कि ये सिस्टम इतना मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है, देन कितने स्लॉट होते हैं। इनडायरेक्टली सिंपल सा आपको करना क्या है, जो भी मैक्सिमम सपोर्ट वैल्यू है उसको अपने स्लॉट से डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई सिस्टम लिया, तो सिस्टम आपका 32 GB तक सपोर्ट करता है, 2 ही यस। स्लॉट लेकिन दिए हुए हैं, तो आप सिंपली उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आएगा हाँ, 16। तो यानी कि ई स्लॉट आपका 16 GB सपोर्ट कर सपोर्ट सकता करेगा, है। यानी ये यूजर के लिए ज्यादा इजी या कॉन्सेप्ट रहेंगे कि वो समझ सकता है, उसे बस इतना देखना है। और आई थिंक जब वो नया लैपटॉप परचेज करता है तो एक उसको मैनुअल पेज मिलता है जिसके ऊपर ये लिखा भी होता है कि आप एक्सपेंड कितना करते टाइम, जो स्टोर्स वाले हैं वो आपको एक्सप्लेन भी करते हैं कि भाई आप या इसे बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा पूरा सकते हो। एक्सप्लेन करते हैं, तो लाइक हालांकि उसके मैनुअल पे या स्टिकर्स पे लिखा रहता है कि वो हाँ, कितना मैक्सिमम आप सपोर्ट करा बट ये सकते जो हैं। एक छोटा सा ट्रिक है ये यूजर के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा जानने में कि अगर आपका मैक्सिमम एक्सपेंडेबिलिटी 32 GB है और 2 स्लॉट दिए गए तो आप एक स्लॉट से 16 GB तक का रैम आराम से लगा सकते हो। तो अगर वो ऑनलाइन भी परचेज कर रहा है तो वो आराम से रैम परचेज कर ले, क्योंकि फिर यही होता है कि कॉस्ट लग जाता है, देन वो रिटर्न करेगा, वापस जाएगा,
पैसा फंस गया कुछ भी है, तो उसको ये चीज लग जाती है कि मेरा इन्वेस्टमेंट भी हो गया और मेरा काम भी नहीं हुआ। तो इस तरीके बिल्कुल। से वो आसानी से समझ के एक सही काम अपने लिए परचेज कर सकता है, अगर वो एक्सपेंड भी करना चाह रहा है या वो वैसे भी लेना चाह रहा है। बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे डेस्कटॉप और लैपटॉप के रैम में जो साइज डिफरेंस होता है, एक्चुअल में एक चीज होता है ना, इंडियंस का एक कंसर्न रहता है कि चीज बड़ी है तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, छोटी है तो उसका परफॉर्मेंस कम रहेगा। तो अगर रैम की बात करें तो डेस्कटॉप और लैपटॉप की रैम में थोड़ा सा साइज का डिफरेंस तो होता ही है, क्योंकि डेस्कटॉप हमारा हैवियर है साइज में, लैपटॉप पोर्टेबल है लेस साइज में। तो क्या इससे परफॉर्मेंस से भी कोई असर पड़ता है, क्योंकि यूजर भी नहीं, कई बार यही सोचते हैं। इस पे देखे तो परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ता एक्चुअली में। वो स्पेस या डायमेंशन आप सिंपल सा कह सकते हैं। लाइक सिस्टम बोर्ड में एक्चुअली में क्या होता है, आपके पास लार्जर स्पेस है तो वहाँ पे आप इजीली कोई भी लार्ज स्टिक लगा सकते हैं या लार्ज रैम स्टिक। बट लैपटॉप की अगर हम बात करें तो डे बाय डे वो आपके और स्मॉलर हो रहे हैं और थिन हो रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या है, जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी शॉर्ट या स्मॉल वहाँ पर तैयार कर रही है, जहाँ पर यूजर का जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा कम हो सके, मतलब कम हो जितना वो कम कर पाए। अच्छा, एक्चुअल में एक चीज मेरे पास अभी एक रिसेंट सिनेरियो मुझे याद आ गया। मैंने एक एसर का लैपटॉप देखा था जिसमें 4 GB रैम इनबिल्ट थी। या इनबिल्ट आप समझ रहे हो कि वो पहले से ही उसमें लगी थी, आप उसको देख भी नहीं पा रहे हो, और एक स्लॉट इसमें दिया गया था जिसमें आप रैम एक्सपेंड कर सकते थे। तो इस तरीके के सिस्टम में अगर सपोज कभी रैम का इशू आता है, नॉर्मल में तो रैम का इशू आया तो हमने रैम एक्सचेंज कर ली या रैम चेक करके ट्रांसफर के लगा ली तो हमारा सिस्टम वर्किंग में आ गया। बट या अगर उस टाइप के सिस्टम में रैम का इशू आता है, देन हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, हमें देन मदरबोर्ड ही आपके रिप्लेस पास कराना है या? जो एक्चुअली में मदरबोर्ड इनबिल्ट रैम्स आती हैं वहाँ पर आपके पास सिर्फ ऑप्शन यही रहेगा, एक्स्ट्रा को प्रोवाइड कराया गया है, आप उसी की मदद ले सकते हैं। लाइक अगर ओके, आपका इनबिल्ट यानी आप रैम खराब हो रैम जाए नहीं तो बदलना आपको चाहते सिर्फ हैं वही तो स्लॉट बचेगा। उसी स्लॉट पे आप चला सकते हो जो भी है, अदरवाइज आपको मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। या ओके, तो आप, मेरे हिसाब से तो एक ड्रॉबैक है, बट आप इसे कैसे कंसीडर करते हो, ड्रॉबैक या एडवांटेज? ये एक्चुअली में हम देखें तो दोनों ही, मतलब ड्रॉबैक भी है और एडवांटेज भी है। एडवांटेज इसलिए कि लाइक यूजर स्पेस कम हो गया, मतलब जगह और वहाँ पर कम हो गई। लाइक आई दो थिंक रैम इससे स्लॉट्स को परफॉर्मेंस मैनेज पे कुछ करने के असर लिए एक आता है। मैनेज करना था। परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि एक्चुअली में हाँ, स्लॉट से आपके बसेस कनेक्ट होते सीपीयू तक हैं जाते जाते थोड़ा सा स्पीड कंपैरिजन रहेगा, कनेक्टिविटी थोड़ा सा स्लो हो हाँ। जाती है। बट जब मदरबोर्ड में ही वो इनबिल्ड है तो वहाँ पर स्पीड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और ड्रॉबैक जैसा कि आपने कहा कि एक्चुअली में अगर वो बेकार हो जाए या क्रैश कर जाए तो वहाँ पर आप उसको रिपेयर नहीं करा ओके, एंड रैम पे लास्ट चीज आपसे एक डिस्कस करनी है कि रैम की जो लाइफ होती है, रैम की सकते। लाइफ या किस चीज पर डिपेंड होती है कि कितना रैम यूज हो पाएगा, कितने दिन तक रैम हमारा बेटर परफॉर्मेंस देगा? एक्चुअली यहाँ पर अगर देखें तो केयर का, अगर लाइफ देखें तो वैसे लाइफ कोई है नहीं। सिंपल अगर मैं कहूँ तो लाइफ जब तक है जब तक यूजर उसकी केयर रखेगा। ओके, तो लाइक आप केयर की 24 बात घंटे अगर मैं लगातार बोलूँ। चला रहे हैं उस सिस्टम को हम्म, तो वहाँ पे उसका लाइफ जल्दी डेड हो जाएगा। बट उसको इन कुछ शॉर्ट ब्रेक्स में आप यूज कर रहे हैं। लाइक आपने मान लो सपोज करो लगातार 5 घंटे सिस्टम चलाया, देन 1 घंटे का रेस्ट दीजिए, आप अगेन फिर 5 घंटे उसको चलाइए। एक्चुअली में जो लॉन्ग लास्टिंग कैपेसिटी आप कह रहे हैं, जो लाइफ कैपेसिटी कह रहे हैं, वो डिपेंड करता है उसके हीट के ऊपर। मतलब वहाँ पे जो एक्चुअली में उसकी चिप्स हैं वो कितना हीट कर रही हैं। यस जितना एग्जैक्टली। हीट करती हैं वो एक्चुअली में गलना स्टार्ट करती हैं और वहाँ पे उसके बसेस पे इफेक्ट आता है। कंसर्न आ जाता है हमारे पास कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं। ओके, देन प्रोसेसर एंड मेमोरी, ये तो चीजें हो गई। देन इसके बाद जो यूजर के पास सबसे ज्यादा कंसर्न वाली चीज है वो है स्टोरेज, क्योंकि आजकल सबको चीजें अपने पास सेफ रखनी है, सबको स्टोरेज चाहिए। हालांकि या हम अभी के टाइम में देखें तो ऑनलाइन स्टोरेज पे मूव कर रहे हैं, क्लाउड पे मूव कर रहे हैं, बट फिर भी हमारे पास स्टोरेज ऑप्शन लोकल स्टोरेज होना चाहिए, क्योंकि सब अपने पास चीजें स्टोर करके लोकल रखना चाहते हैं, क्योंकि या इंटरनेट बिल्कुल का इशू बिल्कुल। कभी भी हो जाता है। तो देन उस केस में अगर हम स्टोरेज ऑप्शन देखें तो खासकर लैपटॉप में आज जो पहले स्टोरेज का ऑप्शन था वो हार्ड ड्राइव आ रहा था, बट अभी अगर हम देखेंगे तो एसएसडी पे मूव कर रहा है। तो आई थिंक या स्पेस का जो कंसर्न है वो तो यहाँ पे है ही, क्योंकि जो हमारे एसएसडी हैं वो 5x7 फास्टर है इन कंपेरिजन ऑफ हार्ड ड्राइव। बट अभी अगर हम देखें तो एक नॉर्मल यूजर अगर ले रहा है तो
SSD का उसको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। देन उस केस में अगर हम बात करें तो क्या सही है उसके लिए, SSD बेस्ड लैपटॉप या हार्ड ड्राइव बेस्ड लैपटॉप? लाइक उसको अगर ज़्यादा कोई प्रोग्रामिंग की नीड नहीं है, ज़्यादा वो कोई हैवी टास्क नहीं करना चाहता, तो वो HDD को यूज़ कर सकता है, वहाँ पे नॉर्मल हार्ड डिस्क को यूज़ कर सकता है। एक्चुअली में हार्ड डिस्क के भी 3 टाइप आते हैं आपके, 32 100 आपके आरपीएम आरपीएम बेस्ड, 5400 64 आरपीएम, एंड 7200 71 आरपीएम। आरपीएम। तो एसएसडी पे मूव करने से पहले आपको ये तीनों समझ लेने ऑप्शन चाहिए, ट्राई लाइक, करने चाहिए आई थिंक। है ना। तो जो नॉर्मल यूजर रहता है उसका आई थिंक वर्क आपका 5400 आरपीएम या 7200 हाँ आरपीएम में बिल्कुल। हो जाएगा। एंड सर्वर बट साइड में जैसे ही आपका वो प्रोग्रामिंग साइड पे मूव करेगा, या हो सकता है मल्टीटास्किंग रहे या कोई हैवी टास्क रहे, तो वहाँ पर आई थिंक उसके लिए 256 जीबी का एसएसडी इनफ है। ओके। एंड अटैचमेंट टेक्नोलॉजी पे देखें तो अभी साटा हार्ड डिस्क हमारे पास ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। पाटा हार्ड डिस्क तो अब कह सकते हैं बंद ही हो गए हैं। खत्म ही हो पुराने गए हैं। हमको कहीं मिल जाए तो मिल जाए, बाकी नए सिस्टम में तो कोई चांस नहीं है उनका। देन या एसएसडी की बात करें तो एसएसडी हमारे पास कई टाइप की है। एनवीएमई एसएसडी होती है एंड साटा एसएसडी है, एमटू एसएसडी है। तो इनमें भी या स्पेक का कंसर्न अलग अलग आता है। जैसे या हार्ड ड्राइव बिल्कुल आपने बिल्कुल। बताया एक्चुअली 5400 में और 256। इनके भी पोर्ट्स पे थोड़ा सा फर्क होता है, बट इसके लिए आपको इंटरनल मदरबोर्ड के स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। हालांकि हम उतना नहीं जाते हैं, बट थोड़ा सा कवर करा देते हैं। लाइक जैसे कि एसएसडी बात करें, जो सबसे पहला आपका एसएसडी आता है साटा एसएसडी, वो सिर्फ चिपसेट चेंज हुआ है उसका, या कह सकते हो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है, जहाँ पर वो हाँ स्टोर कर रहा है, सिर्फ जी। वो चिपसेट चेंज हुआ है, बट पोर्ट बाकी आपका सिमिलर वर्किंग वैसा ही है। है ना। फिर आपका M2 आता है। M2 एक्चुअली में वो भी आपका साटा हार्ड डिस्क ही है। ठीक है, साटा एसएसडी आप बोल सकते हो, साटा 3 पोर्ट को वो यूज करता है। वहां पर सिर्फ उसका फॉर्म फैक्टर छोटा हुआ, बाकी स्पीड में थोड़ा सा फर्क आएगा, क्योंकि एक्चुअली में वो यस, स्मॉलर रहा है, 5 टाइम चिपसेट थोड़े फास्टर। से हायर लगे हैं उसमें। देन आपका एनवीएमई, तो एनवीएमई एक्चुअली में अभी तक का सबसे फास्टेस्ट मेमोरी मानी गई है, क्योंकि एक्चुअली में ये आपके पीसीआई कंट्रोलर को यूज करती है, मतलब आपके बोर्ड से डायरेक्ट आपके सीपीयू पर, तो मतलब आई जो भी थिंक डेटा गेमर्स है, को ऑप्शन मिले तो वो सीधे एनवीएमई एसएसडी या प्रेफर करेंगे। एंड मतलब एनवीएमई गेमर लैपटॉप या में आपके अवेलेबल कोडर होता है। जो हैं, जी जी। वो आपके सिंपली एनवीएमई पर डायरेक्टली मूव करें ओके। बिना किसी गेमर्स अदर की बात ऑप्शन तो हो गई, के। बट एक चीज ये भी ना कि अगर किसी को प्रोडक्टिविटी निकालनी है सिस्टम से, यानी हायर ग्राफिक्स का काम उसे करना है या कुछ रेंडरिंग करनी है किसी वीडियो की, देन उनके लिए भी आई थिंक एनवीएमई एसएसडी का बेस्ट ऑप्शन है। या मतलब परफॉर्मेंस फास्ट। परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फास्ट है। ओके। इंस्टॉलेशन का जो एक मेरा अपना कंसर्न रहा है, तो नॉर्मल हमारा जो हार्ड ड्राइव रहता है इसमें 20 मिनट से 25 मिनट तक का टाइम स्पेंड होता है ओएस इंस्टॉल करने में। एंड या अगर हम एसएसडी की अप्रोक्स। बात करें तो एनवीएमई एसएसडी में आई थिंक 5 to 6 मिनट्स का मैक्सिमम टाइम लगता है सिस्टम इंस्टॉल होने में। तो यहीं से या हम बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं कि स्पीड का कितना डिफरेंस आ जाता है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ओके। अगर देखें तो एक्चुअली में इनके पोर्ट्स पे डिपेंड करता है। ओके। देन एक चीज और थी कि सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा डेटा बहुत यूजफुल होता है। सपोज हमारा हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो जाता है तो हम उस पर रिकवरी चला लेते हैं, तो या हमारा जो डेटा है वो अप्रोक्सीमेटली वापस आ जाता है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि पूरा डेटा वैसे ही वापस आ जाएगा, बट 85% तक का जो डेटा है वो रिकवर कर सकते हैं। देन क्या एसएसडी में ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है? या एसएसडी में भी ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है। एक्चुअली में एसएसडी के, जैसे कि आप हार्ड डिस्क में अपने डेटा को रिकवर करते हैं किस तरीके से, लाइक क्या करते हैं, उसके प्लेटर आपके वैसे ही हैं, आप सिर्फ उसके बोर्ड को चेंज करते हैं, है ना। क्योंकि जी एक्चुअली में हार्ड डिस्क में जाता है, अगर कोई भी चीज़ करप्ट होती है तो वो आपका बोर्ड करप्ट होता है। जी। सेम चीज़ आपका एसएसडी में है। एसएसडी में एक्चुअली में एक कंट्रोलर चिप रहती है, अगर एसएसडी आपकी खराब होती है तो वो कंट्रोलर चिप खराब रहती है। ओके, ये आप तो आप सिंपली उस फिजिकल कंट्रोलर पे चिप को चले गए। चेंज करा के, सर थोड़ा सा फिजिकल पे चले गए। मैंने ये बोला था सपोज इरेज हो जाता है डेटा, है ना, ये थोड़ा सा आप ज्यादा हैवी टेक्निकल हो जाएगा। देन उस कॉन्सेप्ट में मैंने पूछा था कि अगर पूरा डेटा इरेज हो जाता है देन हम सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकवरी लगा लेते हैं ना, तो या एसएसडी में या ऐसा या पॉसिबल है? या पॉसिबल है। एसएसडी में भी आप एक्चुअली में एसएसडी जो भी आप कंपनी का लेते हैं, उनका खुद का अपना सॉफ्टवेयर होता है, रिकवरी सॉफ्टवेयर। ओके। आप उनके थ्रू उनके डेटा को रिकवर कर सकते हैं। ओके नाइस। यानी कि अगर हम एक चीज देखें तो ये जितने भी कंपोनेंट हैं, स्टोरेज हो गया, आपका मेमोरी हो गया या प्रोसेसर हो गया, तो ये सब आपस में कनेक्ट होके ही बेटर परफॉर्मेंस सिस्टम से निकाल सकते हैं। या देन स्टोरेज के बाद एक और मेरे पास है ग्राफिक्स कार्ड। इसमें तो अभी हम लोगों ने पहले भी काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी प्रोसेसर के टाइम पे भी, बट थोड़ा सा एक चीज ये है कि क्या गेमिंग और
प्रोडक्शन के लिए अलग अलग ग्राफिक कार्ड यूज होते हैं? डिपेंड्स ऑन स्पीड्स एक्चुअली में, जैसे कि हमारे प्रोसेसर का डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लाइक i5 है, i7 है, i9 है, सेम इसी तरीके से आपके ग्राफिक कार्ड में भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसर्स यूज होते हैं। हालांकि इनके प्रोसेसर की नेमिंग नहीं करी जाती है, बट इसकी रैम की नेमिंग करी जाती है। लाइक रैम इसके की। अंदर भी इसकी खुद की रैम होती है, जैसा ओके, कि यानी अभी तक हम जो प्रीवियस में यूजर पढ़ते आ स्पेक रहे हैं। देखता है कि 4 GB ग्राफिक कार्ड है, 2 GB ग्राफिक कार्ड है या 16 GB ग्राफिक कार्ड है, तो ये या उसके इनबिल्ट रैम की कैपेसिटी को एक्सप्लेन किया जाता है या कि इस ग्राफिक कार्ड में इनबिल्ट कितना रैम अवेलेबल है, यस जो यस कि यस, ये डेडिकेटेड एक्चुअली है में ग्राफिक्स उसकी प्रोसेसर। प्रोसेसिंग को प्रोवाइड करने स्पेस होता है। तो वहाँ पर भी रैम टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्चुअली में डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्टिविटी पे जाना चाहिए या गेमर में। तो जैसे कि हम लोगों ने रैम अभी पिछले उसमें पढ़ा, लाइक DDR1 2 3 4, इसी तरीके से आपका ग्राफिक में आता है जी GDDR, जी ग्राफिक जी DDR, जी। है ना। तो ये एंड एक्चुअली ग्राफिक में DDR 5 DDR6 इज तक आपका मूव ऑन करा है। लेटेस्ट। ओके, 6 इज द लेटेस्ट वन। ओके, देन यहाँ पे एक चीज जैसे थे ना कि अगर हम एक छोटा सा कंपैरिजन देखें, MSI भी है ग्राफिक कार्ड बनाता है, बट या यहाँ पे अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट के बेस में जैसे कई बार होता है यूजर ढूंढता है कि चीप एंड बेस्ट, उसका एक्सपेंस भी कम आए और उससे बेटर परफॉर्मेंस वाला ग्राफिक कार्ड मिले, देन MSI, गीगाबाइट, AMD या जाफरा एनवीडिया है, इनमें से किसको प्रेफर कर सकता है कि उसका कॉस्ट भी कम लगे और उससे परफॉर्मेंस भी अच्छा मिले? तो वो अगर कॉस्ट कम चाहिए और परफॉर्मेंस भी उसको बेटर चाहिए तो आई प्रेफर AMD। बट AMD। एक्चुअली में थोड़ा सा अगर वो उस प्राइस से ऊपर आ सके तो वहाँ पे वो MSI को या फिर आपके जी फोर्स को यूज कर सकता है। दोस्तों, ओके, देन एक चीज और आती है, जैसे हमने अभी बात की कि प्रोसेसर हम एक कैपेसिटी तक लगा सकते हैं, रैम एक कैपेसिटी तक लगा सकते हैं, तो ग्राफिक्स कार्ड में भी ऐसा कोई कंसर्न है या हम कितना भी स्टोरेज इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पास? नहीं, एक्चुअली में ये भी आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। जैसे आपके प्रोसेसर पे मैक्सिमम रैम डिपेंड करती है, सेम उसी तरीके से आपके प्रोसेसर पे मैक्सिमम ग्राफिक भी डिपेंड करता है। ओके, एंड वन मोर कंसर्न, जैसे मैंने तो देखा है कि कई सारे लैपटॉप में होता है कि आपके पास एक्सपेंडेबिलिटी का ऑप्शन होता है कि आप इनबिल्ट जो उसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है उसके अलावा भी आप ग्राफिक कार्ड अलग से लगा सकते हो, बट वो होते हैं गेमिंग लैपटॉप ज्यादातर, तो एक यस, नॉर्मल लैपटॉप में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? नहीं जबकि डेस्कटॉप में तो सारी डेस्कटॉप में अवेलेबल होता है ये ऑप्शन, बट अगर कुछ ऐसा हो सकता है कि लैपटॉप में भी ये फैसिलिटी दी जाए तो यूजर को ज्यादा हेल्प हो सकता है। नहीं, एक्चुअली में क्या है कि ग्राफिक कार्ड की अगर हम देखें तो एक्चुअली में जो डेस्कटॉप रहते हैं, एक्चुअली में ग्राफिक कार्ड के जो स्मॉल मदरबोर्ड होता है, एक्चुअली अगर हम ग्राफिक कार्ड को देखें, उसका फिजिकल आर्किटेक्चर देखें, तो वहाँ पर एक स्मॉल मदरबोर्ड जो कि हम अटैच करते हैं अपने सिस्टम के साथ। बट एक्चुअली में ओके। इसी तरीके का कोई भी कंट्रोलर हम अपने लैपटॉप में नहीं लगा सकते। एक्चुअली में ना लगाने का रीज़न ये है कि वो आपका ऑलरेडी डायमेंशन उसका कम है। डायमेंशन कम होने की वजह से वहाँ पर अंदर के जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उसके पोर्ट्स में थोड़ा सा चेंजेस करा गया है आपके लैपटॉप में, तो उसकी वजह से आप वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल ओके। ग्राफिक नहीं लगा सकते। हालांकि ऑप्शन है, बट एक्चुअली में वो ऑप्शन आपका डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली। तो एंड हालांकि देन वो फिर आई थिंक इससे मॉडिफिकेशन हो जाता है। हीट इशू भी थोड़ा बहुत आ जाता है या सिस्टम में। तो वो एक बेटर ऑप्शन नहीं रहता है। ओके, देन ग्राफिक्स कार्ड के बाद अगर हम बात करते हैं, लास्ट में बोला था कि फॉर्म फैक्टर पोर्ट बेस पे, तो यहाँ पे पोर्ट बेस में आई थिंक अभी हम देखें तो ज्यादातर हमको सी टाइप पोर्ट या HDMI पोर्ट मिल रहा है। VGA पोर्ट को डिसकंटिन्यू करने का मेन रीजन मेरे हिसाब से ये है कि बहुत सारा जो लैपटॉप हमारा अभी आ रहा है वो सिम बॉडी पे आ रहा है, तो वहाँ पे यस उन्होंने VGA को डिसकंटिन्यू कर दिया है, और जो मॉनिटर्स भी हमारे हैं हाई रेजोल्यूशन वाले वो भी ज्यादातर HDMI पे ही मूव कर रहे हैं। या एक और रीज़न यहाँ पर है एक्चुअली में, जैसे कोई गेमर है या फिर कोई भी अगर नॉर्मल प्रोग्रामर या नॉर्मल कोई भी मतलब यूज़र है, कोई भी नॉर्मल यूज़र हो, एक्चुअली में ऑडियो और वीडियो उनको कनेक्ट कराने के लिए VGA और ऑडियो केबल को यूज़ करना पड़ता दो था। अलग वहीं केबल यूज पे करना पड़ते थे। दो अलग केबल को यूज़ करने के बजाय एक हाई HDMI डेफिनेशन ऑडियो केबल निकाला गया आपका HDMI, जो कि आपके ऑडियो को भी सपोर्ट करता है, और सपोर्ट करता हालांकि है। ये HD साउंड तक सपोर्ट कर सकता है। मतलब जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपका काफी हायर रहती है जो आपके ऑक्स केबल के थ्रू आता है। देन दिस इज द रीजन कि HDMI को अच्छा लैप एक नॉर्मल लैपटॉप में
किस टाइप के पोर्ट्स होने चाहिए? लाइक एक नॉर्मल यूजर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 2 यूएसबी पोर्ट मिनिमम बहुत हैं, लाइक मैक्सिमम 3 से 4 हो सकते 3 हैं, से 4 हो सकते क्योंकि हैं। एक्चुअली में डिपेंड करता है बोर्ड आर्किटेक्चर के ऊपर, है हाँ, ना। मेन देन चीज़ तो है। आपका एक HDMI पोर्ट, देन यहाँ पर एक चीज देखने वाली होती है, वो होता है आपका इथरनेट। लाइक हाँ, अगर आपका सिस्टम थिन है तो आपको इथरनेट पोर्ट देखने को नहीं मिलता, लाइक उसकी कनेक्टिविटी फिर आपको वाईफाई के थ्रू ही देखने को मिलती है। लाइक अभी देन आप अगर कोई भी न्यूअर लैपटॉप देखें जो भी नोटबुक सीरीज के हैं, तो वो सिर्फ आपके वाईफाई से इंटरनेट कनेक्ट हो सकते हैं, है जैसे ना। अगर यहाँ पे हम देखें, जैसे कि ये हमारे पास एक थिन बॉडी पे भी लैंड वर्क दिया गया है, बट इसमें कंसर्न आ जाता था कि अगर यहाँ पे कोई भी डैमेज हुआ तो देन हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती थी, हम या ये पोर्ट इंटरनेट काम कनेक्ट करना नहीं बंद कर कर देता पाते है उस थे। केसेस में। एक्चुअली में क्या है कि इसका जो फिटिंग पार्ट कह सकते हो, या जो अ, आपका जो बेस हुक होता है या पिन कह सकते हैं, जो एक्चुअली में लैन केबल को रोकने का जी, काम करता है, वो अगर थोड़ा सा भी ब्रेक होता है तो वहाँ पे एक्चुअली में क्या केबल लूज कनेक्टिविटी होने का इशू लगता आ जाता है बहुत है ज़्यादा। ना। जब केबल लूज होता है तो वो कनेक्टिविटी इशू करता है थोड़ा सा। देन इस केस में अगर हम लैन यूज़ करें तो नॉर्मल चीज़ें नहीं कर सकते। एक्चुअली अच्छा, ये टाइप सी का जो एक पॉइंट है, कई सारे लैपटॉप में मैंने देखा है, दिया या रहता है। देन यूजर को तो नॉर्मल यूएसबी का ही काम रहता है, देन टाइप सी हमारे लैपटॉप में क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली में देखें तो टाइप सी अभी तक का सबसे फास्टेस्ट पोर्ट है। तो आप अपने यूएसबी मास स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली इसके लिए आपका अलग से ही प्रोवाइड रहता है मास स्टोरेज। उसके अलावा आप इसको ग्राफिक्स के केसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग के लिए भी टाइप सी को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका जो टाइमिंग है वो काफ़ी मिली सेकेंड्स में ही आपका इफेक्ट करने लगता है। Yes. यानी अगर यूजर को अपने फोन से कनेक्ट करना है या बाकी सारी चीजें उसको बैकअप करता है, देन टाइप सी या पोर्ट इसके लिए टाइप सी को यूज़ इम्पोर्टेंट है। कर सकता है। ओके। देन सिक्योरिटी लॉक लैपटॉप में दिए रहते हैं, तो आई थिंक ये कॉर्पोरेट यूज के लिए अवेलेबल होता है सिक्योरिटी लॉक, कि हम अपना डिवाइस अगर वहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो देन ये सिक्योरिटी लॉक कैसे काम करता है? क्योंकि कई बार यूजर देखते हैं, कहते हैं अरे किसी काम का नहीं है ये, बस ऐसे ही लगा हुआ है, डिजाइन एक्चुअली बना में है। होता कुछ नहीं, सिर्फ एक पिन रहती है। अगर आप किसी भी लैपटॉप के इंटरनल पार्ट को देखें तो एक्चुअली में उसमें लॉक टाइप का एक स्लॉट बना रहता है, और जो आपका सिक्योरिटी लॉक रहता है एक्चुअली में स्पेशल टाइप की की होती है। उस की को सिर्फ इसके अंदर हम लोग इंसर्ट करके लॉक करा देते हैं। एक्चुअली में एक हुक बना रहता है, जो आपके हुक इंटरनल लॉक की तरह वहाँ पर वर्क करते हैं। यस, सो बट क्या ये इम्पोर्टेंट है, इसको होना चाहिए लैपटॉप में? क्योंकि यूजर्स कई बार एक बोलते हैं कि ये जरूरी तो नहीं है, क्योंकि ज्यादातर होम यूजर जब लैपटॉप लेते हैं तो कहते हैं कि ये एक सही चीज नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए, ये डिजाइन बिगाड़ रहा है या समथिंग। बट नहीं, अगर कॉर्पोरेट यूज डिज़ाइन में की ये बात करें तो सही है, होता है। बट नॉर्मल यूज़र के लिए हालांकि इसकी ज़रूरत होती नहीं है सिक्योरिटी लॉक की। हाँ, वो तो है। बट इन फ्यू केसेस आपको अभी, जनरल केसेस में अगर मैं बात करूं तो अधिकतर लैपटॉप में आपको ये लॉक देखने को मिलेगा। हालांकि वो प्रेफर नहीं करते कि आप इसको यूज़ करिए, बट इन केसेस अगर आपका माइंड चेंज होता है या आपके सिक्योरिटी कंसर्न के अकॉर्डिंग, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। सो ओवरऑल ये जो पांचों हमारे पास कॉन्फ़िगर थे, फॉर्म फैक्टर थे, जब मेमोरी, या प्रोसेसर, ग्राफिक्स, इनके बेस पे अगर हम एक कैटेगरी करें, इनका कंक्लूजन देखें, तो इस तरीके से हम इनका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमारा यूजर केस प्रोसेस प्रोडक्टिविटी है, या वेब ब्राउजिंग है, मीडिया स्ट्रीमिंग है, फोटो एडिटिंग या गेमिंग है, देन किस तरह से रैम हमको प्रेफर करना चाहिए अपने सिस्टम के लिए। या सपोज अगर बिल्कुल। ऑफिस प्रोडक्टिविटी है, जहाँ बेसिक डॉक्यूमेंट का वर्क है या कुछ मल्टीटास्किंग वर्क है, मीटिंग्स करने हैं या ब्राउजिंग करनी है, देन हमारे पास 2 GB रैम इज इनफ। बट हैवी वर्क के लिए हमको जैसे कई सारे टैब्स पे काम करना है, कई सारा ब्राउजिंग का काम है, देन 4 GB। आई थिंक 2 GB रैम तो अभी कंसिडर नहीं किया जाता है कहीं भी, 4 GB रैम इज मिनिमम मेरे ख्याल से, है टू ना? जी बी अभी बट एक्चुअली में विंडोज एक्सपेंडेबिलिटी के 10 लिए की वजह अवेलेबल से है। हटा दिया गया, क्योंकि विंडोज 10 एक्चुअली अभी जो मिनिमम सपोर्ट करता है वो आपका 4 GB तक होना चाहिए। यस। है ना, एक एंड वर्किंग रैम आपका 4 GB रहना चाहिए, बाकी लगाने को तो आप 2 GB या 1 GB भी लगाएंगे तब भी चलता है। देन अभी जो एक चीज मैंने कंसिडर, हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस टॉपिक में, कि जो हमारे पास रैम है या ग्राफिक्स कार्ड है या प्रोसेसर है, इन तीनों को एक प्रॉपर वे में लगाना चाहिए, कि जैसी कैपेसिटी हमारे प्रोसेसर की है
उस तरीके से कैपेसिटी हमारी रैम और ग्राफिक्स कार्ड की है। तो यहाँ पे अगर उस कंपैरिजन में देखें तो लो एंड जहाँ पे कोई जीपीयू नहीं लगा है देन आप 4 GB से भी गेमिंग लैपटॉप को यूज कर सकते हो। बट अगर आप ग्राफिक्स यूज कर रहे हो हाई एंड देन आपको रैम की कैपेसिटी भी उस हिसाब से हेवियर चाहिए। या रैम को भी तो आपको उस अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। हाँ, यानी जो भी हमने डिस्कशन किया उसका ओवरऑल यह है कि आप इन सारी चीजों को आपस में मैच करके ही एक बेटर परफॉर्मेंस वाला सिस्टम निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने एक रैम बहुत ज्यादा कर ली तो सिस्टम बढ़ जाएगा, किसी ने बोला रैम से परफॉर्मेंस आएगा, प्रोसेसर बहुत ज्यादा कर लिया देन उससे आएगा। तो एक नॉर्मल यूजर भी अगर लेगा है तो वो अगर इन 5 फॉर्म फैक्टर्स पे चीजें देखता है देन वो एक बेटर लैपटॉप अपने लिए परचेज कर सकता है। देन यहाँ पे दूसरे वाले चार्ट में हमारे पास काफी चार सारी कैरेक्टरिस्टिक्स चीजें अगर हम अवेलेबल हैं, देखें तो सिंपल। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, अल्टीमेट। अब लेटेस्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि चेंजेस बहुत सारा होता है, मे बी इससे भी बेटर कोई चीज आ गई हो। तो इसीलिए कि i7 का i9 हमारे पास अवेलेबल है। बट अगर आप एक नॉर्मल बात करो कि एक बेसिक से लेके अल्टीमेट यूज तक देखना है देन हमारे पास ये जो स्पेसिफिकेशन है ये हम सजेस्ट कर सकते हैं, जिसपे एक नॉर्मल गेमिंग या जो आपका टेक्निकल वर्क है वो भी आप कर सकते हो और गेमिंग या प्रोडक्शन बेस्ड तरीके से निकाल सकते हो। या बिल्कुल, मतलब नॉर्मल यूजर्स के लिए एक तरह ऑडियंस देखें तो ये काफी बेहतर रहेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू फॉर Thank you, and thanks ग्रेट for your valuable डिस्कशन। time, all of you. And I think this session is helpful. जब आप अभी लैपटॉप परचेज करोगे अपने लिए तो ये सेशन आपको हेल्प करेगा इसमें। ओके।